अगला जो हमारा प्रश्न है वह 33वां है ना, 33वां। 32वां हमने देख ही लिया है। 33 अगर हम देखें तो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टता या उनकी विशिष्टताएं हमारे सामने दिखा रहा है, दिखाने का प्रयास कर रही है। वस्तुओं सेवाओं पर कर यानी कि टैक्स लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन में से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजित करना। लाखों नौकरियां सृजित करना भाई, 10 वर्ष तो कभी के निकल गए, हुए क्या? अरे अब तो 26 आ गए ना, 2010-12 की बात है, नहीं 10 वर्ष कभी के निकल गए, गलत बात है ये तो। उड़ाओ गर्दा, गर्दा उड़ाओ भाई गर्दा। गर्दा उड़ाओगे तो किसके उड़ाओगे? दो वाले के, दो वाले के उड़ा दोगे, दो वालों को उड़ा दो तो बचा कौन? एक और तीन सही क्यों? एक 100% सही और तीसरा सही है भाई। तो याद रखना यहाँ पर इस तरीके के प्रश्नों को ध्यान से शॉर्टली करते हुए चलना है। विनिर्माण के क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना करना, एकल खिड़की मजदूरी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना करना। मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी से पहले एकल खिड़की की बात कोई नहीं करता था, उससे पहले भी करते थे, बातें वो भी चलती है, बस ये कि उससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे थे कि सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे। बाकी ये कार्य वही है जो अभी कर रही सरकार, तो तीनों सही है। याद रखना आपका विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वह कौन सा मेरे भाई? 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है? तो लोक वित्त जो है उस पर संसदीय नियंत्रण की बात आ रही है तो उससे जुड़े। संसद के भी सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल वित्त जो बजट है आपका उसकी बात हो रही है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत के संचित निधि से मुद्रा की निकाली की जा सकती है। अनुरूप अनुदानों तथा लेखा अनुदानों का प्रावधान किया गया। बजट संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समाविष्ट आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यालय का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यकालीन पुनरावलोकन है। गलत बात है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, बिल्कुल बात सही सटीक है। मैं कहूं कि चौथा गलत है, बाकी सब सही है ना? तो 5 में से चौथा गलत है, ढूंढ लेते हैं भाई चौथा कहाँ गलत है। तो चौथा यहाँ भी है, चौथा यहाँ भी है, चौथा यहाँ भी है। मैं कहूँगा विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए 2012 में पेपर की है ना लेंथ बराबर व्यवस्थित थी, ये बात याद रखना। 1932 में महात्मा गांधी के मरण पर्यंत उपवास प्रधान जो प्रधानतया इसलिए किया कि, क्यों किया गया, क्या कारण था कि ऐसा किया जाना था? क्योंकि उपहास क्यों किया गया? क्योंकि गोल मेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये जो किया गया था ना मरियन वाली जो बात 1932 में ये सारी बात आई थी, वह थी रेमजे रेमजे मैकडोनाल्ड, जो डोनाल्ड की जो सांप्रदायिक सांप्रदायिक जो घोषणा की गई थी, उस घोषणा के कारण ये बात आई थी 1932 में, तो सांप्रदायिक घोषणा हुई थी। याद आ रहा गोलमेज सम्मेलन 2 में, सेकंड में जब गए थे तो उसका विरोध हुआ था, वो वहां से जुड़ा प्रश्न है। कम्युनल अवार्ड से जुड़ी थी। विकल्प सी जो है वह करेक्ट होगा। और यही उन्होंने आमरण अनशन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और इसके बाद पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किन किन के बीच, किन किन के बीच होता है? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर साहब के बीच में होता है। तो विकल्प सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, रेतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता है। सरकार रेल को पट्टे देती है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता है। 37 हमसे कह रहा है। तो मैं रेतवाड़ी बंदोबस्त की बात करूं तो रेतवाड़ी में बिल्कुल सही बात, सरकार ने यही किया था। तीनों यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या था ना प्रश्न में, या तो सारे नेगेटिव या सारे डायरेक्ट, मतलब ऐसे ज्यादा मिलते थे। आर्थिक विकास के संबंध जनांकीय संक्रमण की
निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो हमसे यहाँ पर जो विचार पूछा गया है वो ध्यान रखना। 38वां प्रश्न, दिए गए कोड का सहायता से उपयुक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। अच्छा, क्रम से जमाना है इनको, ये भी याद रखना, क्रम से जमाना। निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, बताइए कौन सा सही होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि अवस्था को सही क्रम में जमाना है, तो सही क्रम में आपका सबसे पहले कौन सा आ सकता है भाई, 1 2 3, इस क्रम में तो नहीं आएगा, 2 और 3, 2 पहले ले सकते हैं हम। मृत्यु, उच्च मृत्यु दर से उच्च जन्म दर की तरफ, बिल्कुल ये बात सही आएगी। दूसरा सही आएगा, तो दूसरा इसमें भी दिया सही है। अब निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, नहीं, निम्न मृत्यु दर और उच्च जन्म दर, बिल्कुल ये बात भी सही रहेगी। तो फिर यहाँ पर आपका 2 के बाद में 1 नहीं बल्कि 3, यानी कि विकल्प सी जो है वह करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका है, और वह कौन सा है, 39। भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं, बताइए कौन से हैं वो 8 में शामिल। तो एक सामान्य सी प्रवृत्ति है यूपीएससी की, और वो यही है कि भाई हम लगभग लगभग सभी देंगे। सीमेंट है, उर्वरक है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, वस्त्र उद्योग है। हमसे बोला सूचकांकों में, भार में 37 में, 8 में, तो ये वस्त्र वाला नहीं था इसमें शामिल, और वस्त्र वाला ने तो 5 काट दो, 5 काट दो, बाकी सब थे। तो आपका विकल्प सी जो दिया गया है 39 का, वह करेक्ट है, सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, हाँ डालते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वें पंचम अनुसूची, षष्ठ छठी अनुसूची अनुसूची और 7वीं अनुसूची, बताइए कौन से डालते हैं। तो एक बात बताइए, डीपीएस भी डालेंगे, ग्रामीण और शहरी जो स्थानीय निकाय है वो डालेंगे। शिक्षा की बात हो रही है ना, शिक्षा में सभी प्रभाव डालते हैं। 5वीं अनुसूची, बिल्कुल उसमें अनुसूचित क्षेत्र वाले जो जगह है वहां की बात हो रही है। छठी वाले में एस सी एस टी से जुड़े हुए हैं, एसटी वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, एस सी एस टी से। ठीक, 7वीं अनुसूची भाषा से जुड़ी हुई है, मतलब 7वीं अनुसूची में भी बंटवारा है तो वो भी आना है। यानी ये कुल मिलाकर के मैं इतना कह सकता हूं कि यहाँ पर डीपीएसपी में आर्टिकल 45 है। वहीं अगर मैं बात करूँ 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में आपको जो संवर्धित सूची है, संवर्धित सूची, उसमें क्या होता है, शिक्षा को शामिल किया गया ताकि उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, केंद्र प्लस राज्य मिलकर के काम कर सके। ठीक, अच्छा एक और आपको बता दूं मैं, इसमें 5 6 कभी आगे आगे से आ जाए, तो आपकी 8वीं अनुसूची भी प्रभावित करती है। 8वीं अनुसूची कैसे प्रभावित करेगी, भाषा का प्रभाव आ जाता है, भाषा का प्रभाव। ठीक, 3 भाषा मॉडल जो है ना उससे जोड़कर पूछ सकता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि विकल्प डी जो है 1 2 3 4 5 सबके सब क्या है, करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपको कौन सा है, 41। भारत सरकार की सी ये क्या है, वकथोर्न, वकथोर्न है कि क्या है, बेकथोर्न है शायद, कि खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का महत्व क्या है। अब तो ये शब्द ही आधा कट रहा है, कैसे होगा, शायद बकथोर्न है, बकथोर्न करके खेती का चल रहा था, सी बकथोर्न उससे जुड़ा है। यह मृदा संरक्षण के निर्धारण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। बताइए को क्या ये बात सही है। तो मैं ये कह सकता हूँ, हम जो मरुस्थलीकरण उसको रोकने के लिए तो इसको लाया गया, ये बात सही है। प्रमोट भी इसलिए कर रही है, प्रोत्साहित भी। अगला, कि यह बायोडीजल का एक समृद्ध सोर्स है, कि यह बात सही होगी, नहीं होगी। मैं ये कहूँ कि दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत है, बाकी पहला तो सही है। इसमें कोशिकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में भी जीवित रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 सही हो जाएगा, आगे मुझे पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है 42वां, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो बताइए मिश्रित की कौन सी है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि नगदी और खाद्य दोनों जो शस्यों की के साथ साथ खेती करना गलत है। दो या दो से अधिक शस्यों को नहीं, ये भी। पशुपालन और
शस्य उत्पाद को एक साथ लाना, बिल्कुल। पशु और इनकी बात करें, पशुपालन को, इनको तो मत्स्य होना चाहिए, पर मत्स्य होना चाहिए, शस्य नहीं, मत्स्य होना चाहिए, मत्स्य, मत्स्यों के होना चाहिए। तो इनके उत्पादन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। विकल्प सी जो है 42 का, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43, भारत का एक विशेष विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उसकी जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। ये बताइए, एक राज्य का नाम यहाँ पर दिया है और ये कहा कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उसी जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन वन आवरण अंतर्गत आता है, मतलब वहां पर जंगल है इतना 80%, वो भी राजस्थान में, समझ रहे हो आप। 80% होगा क्या, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में कवर होता है। ये सारी विशेषता आप खुद ये बताइए किसके साथ जा रही, किस राज्य के साथ जा रही। एक बात तो सही है, अगर मैं भारत का मैप में अगर देखूं तो राजस्थान कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है। और इसी के क्षेत्र में अगर ये लाइन अगर यहाँ जा रही है तो यहाँ कौन सा पड़ रहा है आपका, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए आप, नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप। हिमाचल प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, असम और अरुणाचल प्रदेश में जाइए। असम आपका पड़ेगा बिल्कुल, लेकिन असम में इतनी जगह नहीं है, पर अरुणाचल प्रदेश का 80%, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश एपी आएगा, ठीक है। और सेम लाइन पे स्थित है, ये बात सही है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा था, यहाँ पर आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये बातें कही गई है उस समय के अनुरूप। अब करंट का था ये, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर। बताइए यहाँ पर जो दिया गया है उपरोक्त में से कौन सा से दलहन, नाग और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है, होते हैं। तो केवल एक, दो, केवल दो, एक, तीन, एक, दो, तीन। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ गोभियां और मूंग जो हरी सब्जी के रूप में प्रयोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अरहर हरी के रूप में नहीं होता है, बाकी दलहन के रूप में तो होती है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन सा से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं या करता है, बताइए यहाँ पर कौन सा से आपको सही दिया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई महासागरीय धाराओं, 45 में ना, पृथ्वी का आवर्तन करेगा, वायुदाब और हवा बिल्कुल करेगा, महासागर का घनत्व तो करना ही करना है, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करेगा, तो चौथा नहीं करेगा, बाकी तीन करेगा, तो विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं 46, भारत के आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित किया गया है। तो यह बात क्या सही है, हाँ जी सही है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है, गलत बात। ये तो गलत है, और पहला सही है 46 का। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई हाँ ठीक है, दो है तो हमारा डैड केवल एक निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। अच्छा फिर से फसल आ गई है। अगर फसलों से फिर से प्रश्न आया 47, तो कुछ तो कारण है। मूंगफली है, शायद विल बिल या बिल ऐसा कुछ करके है, तिल होना चाहिए यहाँ पर, तिल, तिल है, तिल। और बाजरा है। उपरोक्त में से कौन सा से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है। आप खुद ये बताइए कि ये जो 47 में फसलें दी है, तिलहन कब, मूंगफली कब हो जाती है, वर्षा ऋतु के समय, ठीक, वर्षा के समय, बारिश के समय। तिल भी वर्षा के समय, बाजरा भी वर्षा के समय, मक्का भी वर्षा के समय, सोयाबीन भी वर्षा का समय। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि तीनों ही क्या दिया गया, यहाँ पर सही दिया है, विकल्प डी आ जाएगा, सभी करेक्ट कर दिया। कुछ दो और मैंने एडिशनल बता दिया आपको, है ना। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, किस किस को देखेंगे भाई, गहरे गड्ढे, क्या देख पाएंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। बताइए कौन सा से यहाँ पर आपका सही होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ चारों में से गहरे गड्ढे तो दिखेंगे, यू घुमावदार वाली नदियां एकदम से मूर्ति अंदर आएगी,
जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो सिंधु नदी जो है वो बहती हुई ऐसे जा रहे और ये एकदम से यू चली जाएगी, तो ये यू टर्न ले लिया। ऐसे ही जबकि ब्रह्मपुत्र ऐसे चली जाएगी और यू टर्न लेके जो आएगी, तो एक तरीके से यू टर्न लेकर के पधार गई है। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, इसकी बात हो रही, तो बिल्कुल बात सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नवीन मोरदार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहे जा सकते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प डी था। आइए 49, सामान्यतया पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में जो कटौती होती है, क्योंकि तापमान में कमी जो आती है उसके पीछे का क्या कारण है, किस कारण से आती है? वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, केवल। तो आप खुद मुझे ये बताइए, जो वायुमंडल है की पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर ही गर्म होता है? हाँ, वायुमंडल ऊपर ही गर्म होता है क्या? क्या ये बात सही है? तो हमसे यहाँ पर सही कुछ पूछा है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है क्या? ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है क्या? यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, ऊपर गर्म क्यों रहता है? क्योंकि घनी हवाएं कम रहेगी तो वहां गर्मी ज्यादा हो जाएगी, और ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ एक और तीन सी विकल्प करेक्ट माना यूपीएससी ने, तो हम वही ठीक करेंगे। ठीक, चलिए। ऊंचाई बढ़ने पर हवा विरल हो जाती है, जिससे उसकी गर्मी रोकने की क्षमता कम होती जाती। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय बन रही है? अ, कैल्शी कैल्शियमी पादप पलक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनके जो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही हट रहा है, बट अगर मैं यहाँ 50वें प्रश्न का आंसर में देखें तो ये डिम्बरक है कुछ। हाँ, डिम्बरक पादप पल पादप पल्लवीय होते हैं। थोड़ा यहाँ पर मिट रहा है ना, कि उत्तर जीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती। मेघ जो बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई चौथा तो नहीं है, और ये पढ़ने में भी साफ आ रहा है ना। बाकी में तो शब्द कट रहे हैं, पर चौथा मैं हटाने का प्रयास करता हूँ, इसका आंसर निकलने का प्रयास करूंगा, है ना। देखिए, अब चौथा हटाऊंगा और मैं ये भी देखूंगा कि यह पहला सही है कि नहीं है। पहला मेरा क्या है, 100% क्या है, सही है। तो पहला सही है, ये काटा। अब दूसरा जो है, प्रवाल भित्ति की जो वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, हाँ जी। तो यहाँ मैं 1 2 और 3 लगा दूंगा। 3 तो समझ में आ नहीं रहा क्योंकि उसमें शब्द कट रहे बहुत, ठीक है ना। बट 3 इसलिए लगाना पड़ रहा है फिर कि भाई 1 और 3 हो सकता है क्या? वही, जब दूसरा भी सही तो 1 2 के साथ में 3 जुड़ेगा, फिर बचा विकल्प वही था, तो हमने ए लगा दिया। ठीक। अगला प्रश्न है 51वां और मजेदार है। लोक निधि के फलोत्पाद और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? भाई इसका क्या औचित्य, क्या महत्व, इससे आपसे पूछा गया। ये प्रश्न लेंदी है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, केक के बारे में है। और प्रश्न अच्छा है, रिपीट हो सकता है ऐसा प्रश्न। केक संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण कर रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है, तो उसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? तो वह यही व्यक्ति करेगा, जो केग है। यही संस्था इसकी जांच पड़ताल करेगी। क्या यह बात सही है? क्या उसे समय करेगी? नहीं। तो मैं कहूंगा कि पहला तो पूर्णतः गलत है। और अगर पहला गलत है, क्या बोल रहा हूं, पहला गलत है, तो मेरे सामने आंसर आ गया केवल 2 और 3। तो अब मुझे चेक ये करना है कि दूसरा सही है कि नहीं। दूसरा तो है, ये पता चल गया है, और चौथा भी गलत है, ये पता चल गया। केवल तीसरा चेक करना है कि तीसरा सही है या नहीं है। केग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकते हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है।
हाँ जी कर सकते हैं। तो मेरे सामने विकल्प सी जो है वह क्या हो गया, उठ करके सही हो जाता है और वो कहता है हाँ मैं सही हूँ। अगर वो गलत होता तो सी विकल्प गलत होकर के बी विकल्प होता, मैं दावेदारी करता हूँ सही की, ऐसा। अगला प्रश्न आपके सामने है और वह है 92। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है संस्थागत प्रस्ताव जो प्रसव को प्रोत्साहित करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही दिया गया है। तो यहां अगर मैं विचार करूं थोड़ा सा, जननी सुरक्षा योजना JSY, देखिए हमारे यहाँ ना ऐसी और भी योजना चल रही है JJSY, जे अलग अलग योजना चल रही है। तो गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति के लिए अलग योजना है, बाकी ये दो सही है जननी सुरक्षा के बारे में। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक और दो जो है वह सही है 52 में, बाकी तीसरी गलत है। क्यों? क्योंकि जरा देखिएगा, जननी सुरक्षा योजना JSY जो है वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व योजना, तो किसके अंतर्गत है? आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है, ठीक, पहली बात। दूसरी, संस्थागत जो प्रसव है इसको बढ़ावा देना इसका मूल मोटिव है, और इससे होगा क्या कि आप अस्पतालों में जाकर के डिलीवरी करवाएंगे तो माँ या बच्चे की जो डेथ रेशो है वो कम, सीधी बात, ठीक। चलिए भाई अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है 53वां। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या है? भाई देखिए बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी के बारे में सही व्याख्या कर दी गई है कि प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। बिल्कुल 53 का हो गया। चलते 54 पर, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परिसीमन आयोग का प्रश्न आपको आएगा, इसको पढ़ करके जाना है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। कौन सा से कथन सही है? मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ही कथन क्या है भाई, 54वें का सही है, क्योंकि भारत में परिसीमन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, अत्यंत शक्तिशाली से बनाया गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। होटल तथा रेस्तरां, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान, बताइए यहाँ पर कौन सा है 55वां प्रश्न का आंसर। उपरोक्त में से किस या इकाई या किन इकाइयों के कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं? क्या किसमें कौन कर सकते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। ये बताइए, होटल और रेस्तरां तो होगा बिल्कुल क्योंकि कर्मचारी है। मोटर परिवहन उद्योग, ये बताइए मोटर परिवहन उद्योग वाले में कर्मचारी में नहीं आता है, तो मैं कहूं कि दूसरा नहीं है और दूसरा नहीं है, पहला है। 100% मिल गया, तो पहला है मतलब बी भी नहीं है हमारा, सी आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कौन आता है? होटल आता है, समाचार पत्र में आता है, निजी चिकित्सा संस्थान आता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है और वह है 56वें नंबर का 56। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको या किन संसद के पटल पर रखवाए। तो भाई देखिए जरा, किसको या किन को रखवाएगा पटल पर, देख लेते हैं 56वां प्रश्न, समझ लेते हैं। संघ वित्त की सिफारिश करना, हाँ, जो केंद्र का वित्त है उसकी बात करेगा। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को रखवाने की बात करेगा, तो लोक लेखा के प्रतिवेदनों की बात नहीं की जाएगी। अब मैं अगर यहाँ देखूं तो मेरा आंसर जो अभी निकल रहा है कि दो नहीं है, दो नहीं है। तीसरा पढ़ लो बस, जिसमें आंसर निकलेगा, पहला तो है ही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवाना, बिल्कुल सही बात है। 1, 3 और 4 जो है या करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 57वां, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगर 57 प्रश्न की हम बात करें, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति अगर बनती है तो हम संयुक्त बैठक बुलाएंगे, सही बात है, साधारण मतलब बुलाएंगे वही। धन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त नहीं, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए स्थिति बन रही तो नहीं, ये दोनों ही अलग अलग जैसे बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये गलत बात है, केवल और केवल एक सही यानी कि विकल्प ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 58वां, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं। तो DRDS देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है भाई, ये तो बात सही हो जा रही है कि गलत हो जा रही है, ये जो कह रहा है इसको समझते एक बार और, कि DRDS जो है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो है, यह देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायत राज संस्थाओं के रूप में काम करते हैं क्या। देखो पहला तो मुझे तो गलत दिख रहा है, और मैं पहला देख करके इतने चारों विकल्प पढ़ने नहीं पढ़ूंगा, जब बड़े होंगे ना तो मैं एक पढ़ूंगा और सही आंसर की तरफ जाऊंगा। क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्या आज ही निकलता दिख रहा है, दो विकल्प कट गए, बच्चे कौन से, दो बच्चे। अब मुझे देखना है कि चार सही है कि नहीं, क्योंकि तीसरा तो है, अगर चौथा सही है, और सॉरी तीसरा देखना है, चौथा दोनों में है मतलब चौथा सही है, तो तीसरा देखना है कि तीसरा सही है या नहीं है। देखते हैं, DRDAS निर्धारित रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय इंटर सेक्टोरल तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग को सुरक्षित करते हैं। हाँ जी करते हैं, इसलिए तो उसको बनाया गया जिला स्तर पर। तो ये भी क्या हो गया आपका सही हो गया, यानी कि 3 और 4 होगा, फिर विकल्प बी की तरफ आ जाएंगे अब। ठीक है, चलिए प्रश्न कौन सा था हमारा, ये 58वें नंबर का था, बिल्कुल सही है। 59वें प्रश्न की तरफ चलते हैं आगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों के में निम्नलिखित में से कौन में से क्या है। मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। बताइए यहाँ पर 59 का कौन सा सही होगा। तो आप ही बताइए, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य, कर्तव्य की बात हो रही, और कर्तव्य में सामाजिक न्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करने की बात नहीं है, तो ये मैं कहूंगा कर्तव्य में नहीं आएगा, ये कर्तव्य नहीं है हमारा, तो ये कर्तव्य मेंशन नहीं है। अगर ये मेंशन नहीं है नागरिकों के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि कौन सा सही है, तो मैं दूसरे को हटाऊंगा, किसको हटाऊंगा, दूसरे को, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, ये विनोद ही है जो है ना, बैठा बैठा आंसर कैसा सही करवा देता है। चलिए अगला प्रश्न आपका कौन सा है, 60, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं। अब हमारे भारतीय संविधान में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उसके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए, उन प्रावधानों के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्या प्रावधान है भाई, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के से विचार विमर्श करना पड़ता है। हाँ जी करना पड़ता है, और याद रखना ये प्रश्न आपको आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश के चयन को लेकर के काफी पूरे साल से डिबेट चल रही है, और अभी इनके न्यायाधीशों के पदों में भी वृद्धि की गई, संख्या में, मतलब पदों में नहीं संख्या में, ठीक 38 कर दी गई है ना, बढ़ा करके 34 से, तो थोड़ी वृद्धि हुई, ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि दूसरा, पहला तो थोड़ी सही है, दूसरा देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल, केवल शब्द आ रहा है, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, काट डालूंगा, मैं कहूंगा दूसरा नहीं, और पहला सही, मैं तो विकल्प देखूंगा, तीसरा बाद में देखा जाएगा, मेरा चौथा ही बाद में देखूंगा, मेरा सीधा जो फंडा है मैं वही करूंगा।
पहला सही है और मेरा कौन सा गलत निकला, दूसरा गलत निकला, दूसरा गलत निकला और पहला सही है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा, हमारा काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा भी गलत है इसका मतलब। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ती बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थ्योरियम को थ्योरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थ्योरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी दिखाई पड़ता है? तो प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थ्योरियम जो के कहीं अधिक भंडार है। क्या यह बात सही है? क्या अधिक भंडार है? तो हाँ। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाले प्रति इकाई द्रव्यमान की तुलना की जाए, अगर उसकी हम तुलना कर रहे हैं द्रव्यमान की, तो थ्योरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बहुत सारी। थ्योरियम जो है वह यूरेनियम के तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करती है। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई तीनों के तीनों बातें थ्योरियम के बारे में सही कह रही है, तो विकल्प डी जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपको कौन सा है, 62 है, इसके हम आगे डिस्कशन करते हैं। भाई क्या हमसे कहना चाह रहा है? तो हम आगे बात कर रहे थे 62 नंबर के प्रश्न की। जरा देखिए इस वाले प्रश्न को, क्या कह रहा था कि मजेदार प्रश्न है हर एक, है ना। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। नहीं, ये CO2 ऐसा नहीं करती है। सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करने का कार्य करती है। विकल्प डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2 के बारे में। ठीक, अगला प्रश्न है 63। निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन और हाइड्रोजन और पोटेशियम। बताइए 63 का क्या हो सकता है? तो आप खुद बताइए। एक तो आपका क्या होना चाहिए, आपके पास कार्बन होना चाहिए, आपके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, आपके पास नाइट्रोजन होना चाहिए। इन तीनों ही चीजों का होना होगा तभी आपका जीवन की उत्पत्ति का आधार बन पाएगा, यानी कि विकल्प बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत में बीटी बैंगन के जो प्रिवेंशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? क्या कारण है कि लोगों ने इसका विरोध किया था? वह क्या रीजन था कि भाई जो हमने बीटी बैंगन जो है उसका बीटी वाला मतलब अपग्रेडेड वर्जन लेके आए थे, तो उसके लिए लोगों ने आशंका क्या जताई थी? लोगों की आशंका है कि इसके उपयोग को स्वास्थ्य पर, अगर इसका उपयोग करें तो स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, ये उनका मानना था, ठीक है ना। बीटी बैंगन की रचना इसके जीनोम में मृदा यानी कि जो कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है। हाँ जी, बीटी बैंगन के बीज जो जनरेटेड जनरेटेड बीज हैं, मतलब जनरेटेड बनाए गए बीजों के माध्यम से इसका बीज बनाया गया है, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम से पहले बीज कंपनियों से बीजों को खरीदना पड़ेगा, और बीज कंपनियां कितने मोटी फीस वसूलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह भी चिंता है कि यह एक आशंका है कि बीटी बैंगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या इसके जो आनुवांशिक रूप से संशोधन किया जा रहा है, तो क्या इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्या? ये भी आप बताइए जरा, क्या होना जा रहा है। यह भी चिंता है कि बीटी बैंगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है क्या? बताइए कौन सा, यहाँ पर ये जो चार दिए, चार में से आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है? चलिए हम इनके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं पहले, जो बीटी बैंगन है उनके ऊपर। तो बीटी बैंगन हमसे कह रहा है कि भाई ये जीनोम मृदा कवक के जीन से प्रवेश करा के बनाई गई है। तो एक बात ध्यान सुनिए बीटी बैंगन के बारे में ना, लोगों में आशंका है कि इसके उपभोग से स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो आपका तीसरा तो 100% सही होगा। इसके बाद जो पर्यावरणविदों
को इसकी चिंता ये सता रही है कि इससे पारंपरिक बैंगन की जो प्रजातियां हैं और जो हमारे जैव विविधता का संतुलन बनाए रखती थी पुरानी वाली, उनको नुकसान हो जाएगा, उनका उपयोग लोग बाग नहीं करेंगे तो उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बेटी बैंगन वाला ये गलत और ये गलत है। तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा गलत दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरा चौथा सही है, यानी कि विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65। पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावना है जिनके लिए आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पादन में पोषकीय जो मान बढ़ाना, अंतरिक्ष वानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, उनके सेल्फ लाइफ बढ़ाना। देखिए यहाँ थोड़ा है ना, इस वाले पेपर में पेपर की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा कहीं कहीं शब्दों का ये हो रहा हो, तो थोड़ा इसके लिए आप खुद इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या कारण हो रहा होगा, है ना। अच्छा आप बताइए कि पीड़कों को जो प्रतिरोध के रूप में है, तो अंतरिक्ष वाहनों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाना, ये बात नहीं है। मैं ये कहूँ कि पहला गलत है इनके बारे में। बाकी अगर पहला गलत है, सॉरी तीसरा क्या है भाई, गलत है। तीसरा 100% गलत है। और मैं कह रहा हूँ बाकी हो सकता है तो आपका विकल्प सी क्या होगा, सही हो जाएगा। सेल्फ लाइफ को बढ़ाने की बात तो कर ही रहे हैं हम कि बीजों की सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए। 66 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो दादा भाई नौरोजी है उनकी सर्वाधिक देन थी, क्यों थी जरा देखिए। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है क्या, बताइए क्या ये बात उन्होंने कही थी 66 में, क्या ये बात कही थी? तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, उन्होंने इस तरीके से आर्थिक जो बातें हैं प्रेजेंट करने के लिए कही थी। और ये कही थी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम इसको जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने कहा था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके माध्यम से ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आशंका पर सर्वोपरि जोर दिया। इसके बाद अगर देखें हम, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का सर्वाधिक शोषण, तो पहला तो सही है। बाकी उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये जो है आपका क्या होगा, गलत लग रहा है, बट ये सही लग रहा है ना, शोषण वाला। तो पहला तो सही लग रहा है बट दूसरा गलत है और पहला सही लग रहा है। तीसरा देखें, उन्होंने सभी सामाजिक जो बुराइयों के निराकरण की आवश्यकताओं पर सर्वोपरि जोर दिया है। सर्वोपरि यानी कि सर्वाधिक रूप से बढ़ चढ़ करके इस पर उन्होंने क्या किया, प्राथमिकता दी, उसको आगे रखने का प्रयास किया। तो ये भी हमारा क्या हो रहा, कहीं ना कहीं गलत हो जा रहा। अब जब ये गलत होगा तो हमारा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, अब नहीं कहा तो ये गलत हो गया, गलत होने के कारण ये तो चला जाएगा। तो आपका कौन सा आएगा, विकल्प ए सही हो जाए, केवल एक सही आएगा। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला कौन सा आपका 67। सदियों में भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? जो ध्रुपद के बारे में हमसे पूछा गया है ना, देखते हैं भाई इसके बारे में कौन सा सही है। ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राजाओं में हुई, यानी कि जो ध्रुपद पद्धति जो चली हमारे यहाँ पर, एक परंपरा चल पड़ी, वह परंपरा उसका विकास मुगल काल के समय राजपूतों के शासन काल में हुई थी। जो राजपूत रहे उनके समय हुआ था क्या, ये बात सही है क्या, बताइए 67 में। तो ये बात तो कहीं ना कहीं क्या है, गलत है ध्रुपद के बारे में। ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। हाँ, ध्रुपद जो है आपका क्या है, भक्ति परक और साथ ही साथ आपके अध्यात्म के दोनों को एक साथ लेकर के चलने वाला ध्रुपद जो गायन है, उसमें इन दोनों को प्राथमिकता दी जाती है सामान्यतः। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, दूसरा सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं, पहला तो गलत निकल चुका है। ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित, हाँ
ध्रुपद को जब आप गाते हैं, ध्रुपद जब गायन किया जाता है तो उसके गायन के जो श्लोक हैं वे सभी संस्कृत भाषा से लिए गए। तो बिल्कुल बात सही है, यानी कि तीसरा और दूसरा सही है, बल्कि पहला 67 का पहला क्या लग रहा है मुझे, गलत लग रहा है। अब यहाँ देखते हैं भाई कहीं ऐसा है कि नहीं है। तो पहला अगर मैं काट डालू और कहे नहीं कि तो बात नहीं, मेरा आंसर तो यूं ही निकल गया था, है ना। ये बात याद रखना, मैंने भले आपको पढ़ के बताया, लेकिन मेरा आप शुरू से अप्रोच समझ रहे कि अगर एक गलत पकड़ में आ गया तो मैं सही की तरफ आगे बढ़ूं, उस प्रश्न को समय ज्यादा नहीं देना। फिर कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो भरतनाट्यम आपका, उसके बारे में नृत्यों के बीच क्या भेद है, इन दोनों में क्या भेद है। सबसे पहले तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, इनकी जो अगर मैं बात कर लू कुचिपुड़ी और इनकी, तो कुचिपुड़ी जो भारत के आंध्र प्रदेश में किया था, कहां पर किया था, आंध्र प्रदेश में किया था, आंध्र प्रदेश। ये इसलिए लिखवा रहा हूं अलग से क्योंकि ये पूछा जा सकता है। भरतनाट्यम की अगर बात करूं तो ये तमिलनाडु में किया जाता है, और तमिलनाडु तो अभी चर्चा में आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों ही जगह बहुत केंद्रीय भूमिका में समझ। खैर, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या ऐसी बात होती है क्या, क्या ऐसा होगा क्या, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है क्या, देख लीजिए मैंने राइट लगा, इसका मतलब ये नहीं कि सही होगा, पहले आपको मूल्यांकन करना है। पीतल की तस, यहाँ तो कुछ कटा हुआ है दूसरे में, यहाँ पीतल के कुछ करके यहाँ कटा हुआ कि धार पर पाद रख नृत्य करने की, अच्छा हाँ, जो पीतल की थाली है उसके तस्केर यानी कि उसके थाली के ऊपर पैर रख करके थाली के अंदर, और वहां नृत्य पाद यानी पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता को दर्शाता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं होता है। देखिए एक बात तो साफ है कि जो हमारे सामने कथन दिया है 68वें प्रश्न में, उसमें ये तो बात गलत लग रही है। दूसरी क्यों लग रही है, पीतल की थाली या तस्तीर के किनारों पर पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा तरंगम यानी कुचिपुड़ी की मुख्य विशेषता है, ना कि भरतनाट्यम की। यानी कि इन दोनों में इन्होंने क्या कर दिया है, उलट फेर कर दिया है, उलट बात से कर दी है। यहाँ पर जो कबीर की बातें हैं वो लागू कर दी है, उल्टा कर दिया, तो दूसरा गलत और पहला सही, यानी कि विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए कौन सा भाई, 69, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। ध्यान साधना और विश्वास नियमन, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोत्पाद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करना। तो यहाँ अगर आप 69 में देखें तो हमसे मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत, हाँ सूफी संत के बारे में तीनों बातें सही है, तो मैं कह सकता हूँ सही में कि विकल्प डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा सूफी संत के बारे में। तो रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था, क्या था रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य बताइए 70 में, युद्ध प्रयोगों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन देना, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। आपका विकल्प बी क्या है, यह काला कानून के रूप से इसीलिए कहा गया था, बिना मुकदमा चलाए ही आपके ऊपर ही चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका दिया था ये इसीलिए था, और इसीलिए इन्होंने भारतीयों ने इसका विरोध किया था, भारतीयों ने इसे कहा था बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा था, याद रखना। 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास, जो इतिहास रहा है इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि क्यों है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया। इसके बाद अगर हम देखें आगे, तीसरा, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। यहां हमसे कहा गया कि क्या भाई दो राष्ट्रों की मांग को अस्वीकार, यहाँ दो राष्ट्रों की मांग उस समय हुई नहीं थी, ये बात तो आगे बढ़ी नहीं थी, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं 71 में पहला तो आपका जमेगा नहीं, पहला तो आपका रहेगा नहीं, तो ये वाली तो अपील ही नहीं रहेगी। अब पहला हमारा गलत है। दूसरा देखें, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, ये तो पहले सुलझ चुका था, इसकी तो बात ही नहीं, पहले ही समाधान हो गया था ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया दूसरा भी। तो हमारा बच्चा कौन सा, पहला। देखते हैं पहले की तरफ, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है, केवल एक, दो और तीन, एक तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां हम ये बात कर सकते हैं केवल और केवल एक जो है
वह हमारा सही है, बाकी 2 और 3 गलत दिया गया है। ठीक है भाई, आगे हम देखते हैं। आगे अगर देखें हम, तो जो 72वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है भाई? तो ये जो प्रतीक है आपका, जरा देखिएगा, मार या मार लिखा है कि क्या लिखा है, मोर लिखना चाहोगा इसने। अच्छा, मार ही लिखा। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। ये क्या इसलिए लाई गई ना? गलत बात। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करना। हाँ जी, धरती का आह्वान किया था, इसीलिए तो आह्वान किया था बुद्ध के द्वारा, शुद्धता के लिए। तो वाकई में विकल्प बी जो है वह सही दिया गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। जो पूर्व वैदिक काल के आर्य जो आए थे भारत में, उनका धर्म मुख्यतः कौन सा था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। बताइए कौन सा था उनका? तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वैदिक कालीन आर्य आए थे वो उस समय के भी और आज भी अगर आप देखेंगे हमारे भारत में, तो हम प्रकृति की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। यज्ञ का हम आयोजन आज भी करते हैं, होता है हमारे यहाँ पर। जब भी हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो यज्ञ करवाते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये से ये बात हो रही है, पूर्व वैदिक काल से चली आ रही। तो विकल्प सी, प्रकृति और यज्ञ पूजा, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे भाई, वह है 74। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा से जो कुट है, कुट के प्रयोग करके सही वाला आपको बताना है। अच्छा, ब्रह्म समाज के बारे में पूछा गया है ना, तो ब्रह्म समाज ने क्या किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल सही बात। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। हाँ, ये धार्मिक जो किताब है उसकी व्याख्या कोई भी करना चाहिए, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको पढ़ सके, उसका अर्थ समझ करके व्याख्या कर सके, ये बात यहाँ पर कही गई। इसने सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है ना, वेद त्रुटिहीन की बात इन्होंने नहीं की, लेकिन वेदों को प्रेजेंट करना सही होना चाहिए, ये बात इन्होंने कही थी। तो 1 और 2 दोनों क्या है? सही है, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा से है? अगर मैं यहाँ बात करूं 75 के बारे में, तो आरबीआई के बारे में आया हुआ है। यह अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, हाँ जी रखते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, हाँ जी देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों में मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, हाँ परामर्श देना पड़ती है भाई, जरूरी है। केंद्रीय बैंक है वह, सब कुछ उसी के हाथ में है। तो यानी कि तीनों के तीनों मेरा यहाँ पर क्या निकल रहा है? सही निकल रहा है। तो 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी। आगे देखिए, अगला जो आपका है वह कौन सा है? 76 निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? कौन सा पूंजीगत लाभ हो सकता है आपका? जब किसी उत्पाद के जो विक्रय में वृद्धि हो, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, जब आप कोई रंग चित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। आपसे बोला पूंजीगत लाभ हो सकता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये आपसे पूछा गया। बताइए, जब किसी उत्पाद में विक्रय में वृद्धि हो जाए, उसके विक्रय में वृद्धि होने से यहाँ पर पूंजीगत लाभ नहीं होगा। संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक रूप से वृद्धि हो रही, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट इज। और आपने कोई चीज खरीदी और उसका मान लीजिए अगले ही दिन, जैसे अभी थोड़ा समय पहले 2025 में, अगर जून माह में, मैं आज के समय की नहीं बात कर रहा हूँ, 2025 के जून की बात कर रहा हूँ, अगर मैं उस समय की बात करूं या मई 2025 की मैं बात करूं, तो जिसने उस समय चांदी सोने में इन्वेस्ट किया उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उनकी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। समझ गए ना? तो यहाँ पर कौन सा आएगा आपका? 2 और 3 से, ये पहला गलत यानी विकल्प
बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भाई, 77वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित उपायों में से किसके या किन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करना। बताइए 77 का कौन सा हो सकता है। तो देखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति के बारे में, ठीक है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना, बिल्कुल। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, इसमें नहीं आती। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण जो है यह मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1 और 3 क्या हो रहा, सही तो हो रहा, दूसरा गलत है। तो मैं यहाँ अगर निकालू दूसरा गलत है, दूसरा और 1 3 सही दिख रहा, तो केवल एक तो होगा नहीं, आपका विकल्प सी निकल करके आ गया, मतलब चौथा भी गलत दिया हुआ है। ठीक, चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा है, वह 79, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होगी। प्रत्यक्ष निवेश बुलाने के लिए हमें यह अपनाना होगा मॉडल्स, जरा देखिए। तो अगर 78 की हम बात करें तो भारत में विदेशी कंपनियों को की सहायक कंपनियां होगी। भारत में विदेशी जो कंपनियां हैं उनकी सहायक कंपनियां भारत में होगी, यह कहना चाह रहा है। क्या यह बात सही है? हाँ, अगर हम विदेशी निवेश के रूप में अगर बुलाना चाहते हैं तो सहायक कंपनी आएगी तभी तो करेगा। भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण होगा तो करना पड़ेगा। क्या बात सही है? क्या विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से जो वित्त पोषित कंपनियां होगी, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, तीसरा वाला थोड़ा इसमें कट रहा तो मैं सही से बता दूं आपको। तीसरा मैंने लिख भी रखा है, इनको टाइप करवा रखा अलग से। तीसरा किधर गया मेरा, पहला दूसरा, हाँ तीसरा है रहेगा, ठीक है। विदेशी कंपनियों द्वारा पूर्ण वित्त पोषित कंपनियां होगी, हाँ जी। तो ये जो यहाँ कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां, उनके द्वारा यहाँ पर क्या होगा, पूर्णतः वित्त पोषित किया जाएगा भारत में जो कंपनियां उनके साथ में। तो ये बात भी सही रहेगी। पोर्टफोलियो निवेश, देखिए पोर्टफोलियो निवेश जो है सामान्यतः प्रत्यक्ष निवेश नहीं बल्कि शेयर बाजार के माध्यम से अस्थिर निवेश माना जाता है। ये परमानेंट नहीं है, टिकाऊ नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है। तो पोर्टफोलियो वाला तो नहीं आएगा। अब पोर्टफोलियो वाला नहीं आ रहा है, बाकी 1 2 3 मुझे क्या लग रहा है कि भाई हाँ निवेश का माध्यम हमारा हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चौथा नहीं है, चौथा नहीं है, और 1 2 2 भी है, तो केवल 1 3 नहीं होगा, यानी कि विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एलिवेशन मेथड है ना, यूपीएससी में सबसे ज्यादा कारगर होती है ना, तो उसका उपयोग करिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य, किसी भी मुद्रा की बात कर रहे हैं हम, विश्व बैंक निर्धारित करता है। अच्छा, किसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक निर्धारित करता है क्या, बताइएगा। संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांगे से निर्धारित होता है। संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। अब मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई कि पहला विश्व बैंक वाला गलत दिया है, काटो जी काटो। अब कौन सा, 2 3 3 4। अब जरा देखना, चौथा क्या, संबंधित देश की अर्थव्यवस्था जो आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित, तो संभावना से नहीं होगा ना, अभी क्या चल रहा है उससे होगा, तो यानी 2 और 3 हो जाएगा। चौथा भी गलत, यानी कि विकल्प बी मेरा करेक्ट आंसर निकल करके आ गया। मैंने सही की तरफ नहीं गया, मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूं, ध्यान रखना, एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। अगर आपसे सही पूछा तो आप गलत चुनिए, गलत का सिलेक्शन कर लीजिए, और गलत जब चुन ले गए तो अब आप अपना बचे कुछ सही है वो आंसर लगा दीजिए, समझ रहे हैं। और अगर आपसे गलत पूछे तो आप क्या करिए, सही चुनिए। सही विकल्प कौन कौन से सही हो सकते हैं वो अलग रख लीजिए, और जो बचे वो गलत, वही आपका आंसर हो गया। बात रियलिटी में उल्टा चलिए, जैसा कहें जस्ट उसके अपोजिट चलिए, आप सेलेक्ट हो पाएंगे। ये बात मूल मंत्र है, ब्रह्मास्त्र है। चलिए आगे चलते हैं। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि क्या है भाई लीड बैंक का 80 में। तो लीड बैंक हमसे कह रहा है कि बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों में योजनाएं अपनाएं, और जिला योजना अपना सभी बैंक अपने पास
जमा राशि जुटाने के लिए एक गहन प्रयास करें। तो मैं ये कह सकता हूं भाई इसमें 80 नंबर में कि प्रत्येक बैंक जो है सघन स्तर पर मतलब सभी जिला पर विकास करने के लिए हमें अलग अलग योजनाएं लागू करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि किस योजना सभी की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति होती है, उस हिसाब से लीड योजना मतलब यही था। निम्नलिखित पर विचार करिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना। क्या यह सही बात है कि अंग्रेजों की भारत को देन। अच्छा पहले यहाँ पढ़िए कि प्रश्न है किस पे, उपयुक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत को देन थी, है ना, अंग्रेजों ने गिफ्ट दिया था। तो मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन कभी नहीं किया, कभी नहीं किया भाई। ये करते तो हम विरोधी क्यों करते, समझ रहे किसान। इतना मतलब जो सोने की चिड़िया थी भारत, तो वो सोने की चिड़िया से एक ऐसी स्थिति में आ गया, आर्थिक संकट आने लग गया था हमारे यहाँ पर, अकाल पड़ने लगे थे। ऐसी स्थिति क्यों आई थी फिर? युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग करना, ना 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 ना। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की बात करें दे रे भाई, मैं कहूं कि भाई यहाँ तो तीनों ही बातें क्या कर दी, गलत कह दी गई रे, इसका गर्दा उड़ा दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तो विकल्प डी होगा रे, डी कोई नहीं आना चाहिए। अंग्रेजों ने कुछ दिया नहीं था ना, अगर देते तो सोने की चिड़िया सोने की चिड़िया रहती ना। चलिए भाई, प्राचीन प्राचीन भारत में देश के अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख हुआ करता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। बताएं यहाँ पर कौन सा से पुट जो है सही दिया गया है 82 का, जरा सोचिए। तो मैं ये कह सकता हूँ 82 में, एक बार आप खुद मूल्यांकन करिए इनका कि प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था के बारे में है। तो आप यहाँ अगर खुद देखेंगे कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, गलत बात है। मैं ये कह सकता हूं 82 में कि ये पहला गलत है। पहले में ऐसी कहीं भी राजा प्रमुख ने ऐसी बात इसमें नहीं थी। अब आगे अगर हम देखें दूसरा और तीसरा, पहला तो गलत हो गया, ठीक है, पहला गलत हो गया, पहला गलत। अब मैं तीसरे, अगर दूसरा सही है तो मेरा आंसर निकल गया, दूसरा सही नहीं है तो तब भी आंसर निकल गया। श्रेणी ही वेतन, अब यहाँ ही जो है ना ये एक्सट्रीम कीवर्ड है, जरा ध्यान रखना, पर पूरा पढ़ना किस सेंस मारा। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानक और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। हाँ जी, यही तो निर्धारित करती थी यहाँ पर, तो बात सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों का न्यायिक अधिकार होता था, बिल्कुल विकल्प सी जो है वह करेक्ट आंसर है 82 का। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा? 83। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? मोरले मिंटो सुधार 1909, केंद्र राज्य संबंधों की बात हो रही है, शक्तियों का विभाजन हो रहा है केंद्र और राज्यों के बीच में। और ये बताइए कि मोरले मोंटो में जो ये आया था 1909 में, यहाँ क्या हुआ था? जरा सोचे, क्योंकि ये प्रश्न आता है हर बार 1909 वाला भी। ये जो यहाँ चारों विकल्प दिए ना, चारों इंपोर्टेंट हैं, इनको कर लीजिएगा यहाँ। अरे सांप्रदायिक 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 जो विभाजन किया था धार्मिक आधार पर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। यहां पर क्या किया था? राज्यों में द्वैध शासन लाया था, राज्यों में द्वैध शासन, एक तरीके से, यानी कि जो आरक्षित और हस्तांतरित 1935, ये 1935 ये है जहां केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था। बिल्कुल समवर्ती सूची जो हमारी है अभी, समवर्ती सूची जो हमारी है अभी, वह कहने के इससे प्रेरित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900, आजादी मिली थी, आजादी। अब बताइए कौन सा लगाएंगे आप यहाँ पर? फाइनली आपका आंसर निकल गया, कौन सा? सी। देखिए ऐसे कुछ प्रश्न जहां भी मुझे लग रहा है कि वो इस साल भी रिपीट होगा, हुबहू हो सकता है, थोड़ी बहुत ऊपर से लैंग्वेज करके, तो वही ऐसे प्रश्न है, उनको मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ उनका। कोयले के वृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत
क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? क्या कारण है कि हम इतना कोयला आयात कर रहे हैं फिर भी? 84 में हमसे मजेदार प्रश्न पूछा भाई। भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें और वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देशों से आयात करें। गलत है यार, ऐसी कहां की नीति अपनाएंगे हम? गलत। हाँ, आगे भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे लेकिन आज के उपयोग के लिए हमेशा आयात करेंगे, ऐसा नहीं है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। हाँ जी, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। देखिए संतुलन दो में बनाया है ना, पहले में संतुलन बिगाड़ दिया। जब संतुलन बिगड़ा तो पहला उड़ाया, गर्दे काटे और बाकी 2-3 के नहीं काटे, तो 2-3 क्या है हमारा सही है, बाकी गर्दे उड़ जाएगा। एक देखिए एक गलत था तो आंसर यूं निकल गया था हमारा। पहला गलत है यानी कि ए में एक है, सी में एक है और डी में भी एक है, तो कट गया था। बी करेक्ट आंसर यूं हो गया डायरेक्ट। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था कि वो जो यंत्र को धारण कर सके। घर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया, पर उसने यंत्र नहीं था परंतु उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपना अधिकतम जो सुविधाजनक होगा? ध्रुव तारे की दिशा में चले, ध्रुव तारे के से विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले। मतलब अपना जो बायां हाथ है ये हमारा लेफ्ट है, सॉरी ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये दायां है, ये बायां है। जो राइट है वो क्या है हमारा दायां, और जो लेफ्ट है वो क्या है हमारा बायां है। तो ये कह रहा है कि ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चलना चाहिए। बिल्कुल, तो दाहिनी ओर भी रखेगा, बाईं ओर रखकर अगर चलेगा तो वो अपने एड्रेस पर पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको कहाँ जाना है? गांव जाना, जो कि पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जरा इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए आप, ध्रुव तारे के बारे में समझा देता हूं क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा आ सकता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है, क्योंकि ध्रुव तारा जब भी उगता है वो उत्तर दिशा में प्रेजेंट रहता है। अब अगर वो उत्तर में है तो आपको पूर्व की तरफ जाना है, तो भाई पूर्व की तरफ जाने के लिए कहीं ना कहीं इस दिशा का उपयोग करेंगे। व्यक्ति को पूर्व दिशा में स्थित अपने गांव जाना है। यदि वह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है होगा, मान लेते हैं क्योंकि उसको दिखा है, और दिखा मतलब उसकी आंखें किधर है? उत्तर की तरफ है, और उत्तर की तरफ तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो अब अगर वो उत्तर की तरफ है तो अब उसको घूम जाना चाहिए, टर्न। देखिए ये मैं यहाँ डायरेक्शन लेके बताता हूं। ये है आपका व्यक्ति, यहाँ खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर ध्रुव तारा है, ये ध्रुव तारा है, यहाँ पर लाइटिंग कर दी, ये कर दी। ठीक है, ये ध्रुव तारा चमक रहा है। क्या चमक रहा है? ध्रुव तारा चमक रहा है। भाई अपना ध्रुव तारा ऐसा ही है, अपना अपना काम ऐसा ही है ना, वो वाला। अब व्यक्ति का मुंह किधर रहेगा? इस व्यक्ति का मुंह जो है ना ये इधर की साइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देख रहा है, और जिधर देख रहा है आंखें जिस साइड है उधर ही, तो मुंह इधर ही है। तो अब इसका लेफ्ट हैंड ये होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। और जाना किसको? पूर्व, तो पूर्व इधर है। अब पूर्व में आना है तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? अब इधर घूमेगा तो लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, राइट यहाँ आ जाएगा। यानी कि व्यक्ति को अब इधर चलना, लेफ्ट साइड तारे को रख के चलना। बिल्कुल समझ गए अब तो नहीं गलती करेंगे ना। चलिए, ये प्रश्न एनालिटिकल है थोड़ा, और ऐसे प्रश्नों को हमें करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है अपना 86। हाल ही में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई है। क्यों ऐसा हुआ बताइए? चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये बात सही थी, बिल्कुल सही बात है भाई। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में यह तत्व नहीं पाए जाते हैं। क्या यह बात सही है? यह बात गलत है। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। हाँ जी, मांग बढ़ रही है इन तत्वों की, दुर्लभ वालों की। तो बिल्कुल 1 और 3 सही है भाई, 1 और 3 सही, यानी कि विकल्प सी लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक, अगला प्रश्न आपका है 87। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार करिए। बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरबन, उपयुक्त में से कौन सा से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात हो रही है 87 में। तो मैं ये कह सकता हूं कि उस समय 2012 के अकॉर्डिंग देखना इसको, है ना, आज के अकॉर्डिंग नहीं समझेंगे।
2012 के अकॉर्डिंग देखना है। अगर इस हिसाब से देखें हम 2012 का पेपर यानी कि 11-12 के अकॉर्डिंग, बांदीपुर, तो मैं कह सकता बांदीपुर है, मानस है, सुंदरबन है, ये तीन तो समय भी थे, तो तीनों थे तो मैं कर सकता हूँ तीनों है, भितरकनिका नहीं था और नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल हो गया काम आपका। अगला प्रश्न आपका कौन सा है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर अगर मानसून आ रहा है तो उसकी क्या हो रही है, जो अवधि है वो कम होती चली जाती है। ये बात सही है क्या? अच्छा आप खुद बताइए, ये हमारा दक्षिण भारत, ठीक, और ये हमारा उत्तर भारत वाला पार्ट है। अब मानसून यहाँ से एंटर किया, यहाँ से बारिश करता करता यहाँ गया और यहाँ हिमालयन रोका, फिर से घुमाया, तो यहाँ पहुंचा, मान लीजिए यहाँ पहुंचा जून में यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ आते मिलते उसको जुलाई और अगस्त तक पहुंच जाता है ना, जुलाई अगस्त हो जाएगी, फिर यहाँ से लौटता हुआ वापस जाएगा, तो ये यहाँ तो बारिश फिर भी कर रहा है ज्यादा टाइम में और आते टाइम भी कर रहा है, और ये कोरोमंडल तट पे फिर और ज्यादा बारिश कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ज्यादा समय तक बारिश होगी। हाँ जी होगी, हालांकि यहाँ कुछ जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वो अलग बात है, वो पर्वतीय जो हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति उसके कारण, बट अगर देखें तुलनात्मक रूप से तो दक्षिण भारत में लंबे समय तक बारिश होती है, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में ज्यादा समय तक बादल टिकते हैं और उत्तर भारत में कम समय तक। ठीक है, चलिए, तो ये बात सही है। उत्तरी भारत में मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, बिल्कुल, ये उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा आपको समझाऊं, थोड़ा और समझाता हूँ एनालिटिक, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा आने का चांस है कि भाई आ सकता है। तो हमारे यहाँ पर जो बारिश आती है ना हमेशा, ये क्या होती है, बेसिकली हिंद महासागर से उठ करके आती है, लेकिन ये दो शाखाओं में डिवाइड होती है, जो दक्षिण पश्चिमी और जो कि अरब सागर की तरफ से आएगा, और दक्षिण पूर्वी जो कि बंगाली खाड़ी से प्रवेश करेगी। ये जब दो शाखाओं में डिवाइड होता है तो ये इधर से एंट्री करता है, और ये यहाँ पर, तो आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ है आपका कौन सा, अरावली, यहाँ है आपका विंध्यान, ये है सतपुड़ा, और इधर यहाँ पर यहाँ हिमालय, तो ये और इधर यूं है, तो ये टकराएगा वापस इधर जाएगा। जरा आप जब समझिएगा भौगोलिक केंद्र कि ये यहाँ से टकरा करके हिमालय वापस यहाँ रोकता है, और ये क्या करता है, यहाँ कैद कर लेता है और यहाँ ब्लॉक है, निकलने नहीं देता है दोनों। याद रखना मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी वाला क्षेत्र इतनी बारिश क्यों होती है, अमरकंटक और उधर पंचमढ़ी में, उसमें ज्यादा बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ जो बादल घुस गया वहीं खाली करके निकलेगा, पानी रहने नहीं देते, सब निचोड़ लेते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। क्योंकि एक तरफ विंध्यान है, एक तरफ सतपुड़ा है, खड़ी है भाई चोटियां, और यहाँ स्थिति ऐसी बनती है कि भाई यहाँ से सीधा क्या करेगा, बादल ऊपर उठेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर्वत अवरोध का काम नहीं कर रहा, बल्कि उसको और आगे भेजने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हो गया, समझ रहे आप। और यहाँ पर जो ज्यादा बारिश हो रही है कहां से हो रही है, देखिए बड़ा क्षेत्र कवर हो गया, क्योंकि तो आगे निकल गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे उत्तर भारत वाला क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा जो बारिश होती है वह पूर्व से आने वाली, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो दिशा में जा रही है उससे होता है जी, कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही कथन यहाँ सही होगा, एक और दो दोनों सही आएगा। 89, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश के जलवायु की मुख्य विशेषता है, उसकी विशेषता हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। देख लीजिए, सवाना की है ना, वर्ष भर वर्षा होती है, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक, निश्चित सूक्ष्म और आर्द्र जो ऋतु है वह स्थिति बनती है सवाना में, बिल्कुल इसकी विशेषता भाई, ये डायरेक्ट फैक्ट है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है, बताइए किसमें नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो जीव भार की बात हो रही है एकत्रित करने की, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में नहीं है क्या, 90वां प्रश्न की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं है क्या, रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमि में नहीं है क्या, वन्य जीव संरक्षणों में नहीं है क्या। तो भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ग में आरक्षित स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है, और नहीं है तो और जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें अनुमति नहीं है भाई, ठीक है, अनुमति नहीं है, मतलब आपका जीव भार आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए भी। चलिए अगला चलते हैं, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। 91 हमसे कह रहा है कि जीवों के जो दिया है, चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी, उपयुक्त में से कौन सा से परागणकारी है, परागणकारी चमगादड़ भी है, मधुमक्खी भी है, पक्षी भी है, अरे भाई सबके सब परागणकारी है। तो चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे प्रश्न आप दे दो तो भाई सभी कलेक्टर बन जाएंगे ना, क्या नहीं बनोगे, बन जाओगे। अरे पता है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राणी ग्राणी समूह संकटापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 92 का, तो संकटापन में महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, हाँ ठीक है, लाल पांडा वगैरह गया, एशियाई वन गधा भी आ गया। ये भाई संकटापन है, बिल्कुल है। कश्मीर मृग, चीतल, नीलगाय नहीं, ये तो नहीं है। और हिम तेंदुआ नहीं, हिम तेंदुआ नीरस नहीं, ये भी नहीं है भाई। विकल्प यही है, बाकी बात विचार मत करिए। अब जब आंसर निकल जाए तो फालतू दिमाग नहीं खपाना, नहीं तो गलत कर दोगे आंसर। सीधी बात बोल रहा हूं मैं, बुरा लगेगा लेकिन कटु सत्य यही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कैशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता भाई? अगर घटना नहीं होती तो, अब घटना तो हो गई है, नहीं होती तब की बात, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। हाँ, कोई मृदुपेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। शाही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उग पाते। क्या कौन सा सही होगा 93 का? बताइए। तो शाही शोक पत्र जो है काम करने में विफल होते हैं, ये बात तो नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए। आ रुकी रुकी, कैशिकत्व जुड़ा है, तो कैशिकत्व में द्वीप जो है उसका मुश्किल हो जाता, बिल्कुल। कोई मृदुपेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं करता, ये गलत बात है। बाकी एक, 3 और 4 से, लेकिन दूसरा गलत है हमारे साथ। स्ट्रा का प्रयोग नहीं करता ऐसे नहीं है, स्ट्रा प्रयोग तो फिर भी होता। तो ये गलत है, तो यानी कि आपका कूट देख लीजिए, पहला गलत है, बाकी सॉरी दूसरा गलत है ना। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। आपका विकल्प निकल का गया बी। देख रहे हैं यूपीएससी का पैटर्न, मिलेनियम इकोसिस्टम एमेसमेंट। अच्छा, थोड़ा जो लैंग्वेज है थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है कि लिखा क्या है, एकदम से क्लियरिटी के साथ शब्द नहीं दिखा दे रहा है। तो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है, एनहेंसमेंट कर दिया उन्होंने, असेसमेंट है, असेसमेंट है ना, असेसमेंट ही है ना। 2 मिनट में देख लेना इसका सही क्या लिखा है इन्होंने। 94 94 94 94, हाँ असेसमेंट लिखा है, याद रखना। चलिए, हो गया, इशू आ रहा है। तो एक जो पारिस्थितिकी तंत्र है की सेवाओं के बारे में अब अगला प्रश्न है अपना, कि पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? खाद्यान्न और जल का उत्पादन, जलवायु और रोग का नियंत्रण, पोषक चक्रण और फसल परागण, विविधता अनुकरण। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ 94 में कि जो पोषक चक्र है, पोषक, इसका यानी कि विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 95 का प्रश्न है, जो लास्ट 5 प्रश्न है, जल्दी करते थोड़ा। एंटीलोपो ओरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो अगर यहाँ मैं देखूं तो ओरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, हाँ, जबकि चोरुक ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए जाना था। बिल्कुल 95 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है 96, निम्नलिखित में से कौन सा से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? तो हो सकते हैं वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहित करना। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ 96 का, कि आपका जो चौथा है कि शाकाहार को प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन तो नहीं करेगा, इसको काट दीजिए, बाकी सब क्या है? सही है, यानी कि आपका 1 2 3 सही है, विकल्प एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काली गर्दन वाला सारस, कृष्ण ग्रीव सारस, चीता, उड़न गिलहरी यानी कि कंदली, हिम तेंदुआ। आपसे प्रश्न में पूछा गया ऊपर में कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं 97 में? तो मैं ये कह सकता हूं कि कंदली जो है हमारे भारत में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, पहले देखिए। तीसरा तो 97 तीसरा कंदली पाई जाती है। चीता, अगर बात करें हम चीता की,
तो भारत में प्राकृतिक नहीं था, मतलब कुछ कमी आई थी, हो गई थी, उस समय की बात है 2000 जो 12 का प्रश्न, तो उस समय चीता की प्रॉब्लम आई थी, मतलब यहाँ हमारे यहाँ पर नेचुरली ये हो गया था। अभी हमने जो चीता है अफ्रीका से भारत में लाए हैं, आपको पता ही है। तो मध्य प्रदेश में कुन्नू नेशनल पार्क हम रखे हैं, तो इस हिसाब से अगर इसको बाहर निकाले हम तो दूसरा गलत कर सकते हैं, हम दूसरे को हटा दे अगर, तो हमारा विकल्प से निकल गया 1, 3 और 4 करेक्ट आंसर। यूपीएससी ने माना था उस समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो समोच्च बांध, अनुपद जो संस्थान, शून्य जुताई। तो कृषि पद्धतियां क्या कहती है भाई, सबसे हमारा सबसे बड़ा अच्छा काम क्या है, तो प्रश्न में क्या बोला है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक होगा। तो केवल विकल्प 3, क्योंकि जो शून्य जो अपन सिंचाई जो कर रहे हैं वह एक तरीके से सबसे कम पानी को बर्बाद करेंगे। अगला प्रश्न 99, यदि किसी महासागर का पादप पल्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो अगर यहाँ कूट का चुनाव करें हम 99 में, तो हमसे कहा गया कि भाई किसके आधार पर पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, पादप जो कवक लवक है पादप। अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर आपको महासागर के खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसके होने से। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये तो प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। महासागर का जल घनत्व तो प्रबल रूप से घट जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। तो मैं तीसरा तो बाहर कर रहा हूँ, पहला तो है लिंक, वो तो है सही, तो पहला दूसरा सही हो, आगे तीसरा गलत है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आखिरी प्रश्न आज का, और वह है कुछ 100वें नंबर का। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आम दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कारण कौन से हैं, आप जरा बताइए। नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनकी भीड़ स्थलों का नाश करना, नहीं, गोपशु जो गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं का उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, बिल्कुल आपका जो विकल्प बी है ये करेक्ट है, क्योंकि वो इसीलिए आते थे और अब नहीं होने कारण नहीं आ पा रहे। तो ये रहा हमने 2012 का पेपर जो है इसको भी पढ़ लिया। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, अपने साथ के साथ लिंक शेयर करना ना भूले, और सेशन कैसा लग रहा है इसके लिए कमेंट करिएगा। और आप जो पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है ये भी देख लीजिए, क्योंकि नजदीक आ गए दिन। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।